प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज ईद की हार्दिक बधाइयाँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ, समास, जिसके बारे में आप जानते हैं। अपने इस समास को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज का समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, वो भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ समास का अर्थ क्या होता है। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। प्रिय विद्यार्थियों, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ समास के शाब्दिक अर्थ की, तो समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, सभी जानते हैं कि समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो इस प्रकार है। सम योग आस, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है समास, ये ध्यान रखिएगा। एक सम है, योग आस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना क्या है, समास बना है। अब ध्यान रखिएगा, इस सम का अर्थ क्या होता है, आस का अर्थ क्या होता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखिए, इस सम का अर्थ होता है पास में या पास, ये ध्यान रखिएगा। और इस आस का अर्थ होता है बैठाना या फिर बैठना। अगर मैं समास के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो पास पास बैठाना या पास पास बैठना। अब मैं बात कर लेता हूं समास कहा किसे जाता है। दो शब्दों में इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, समास कहा किसे जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे सिर्फ सुन लें आप, समास किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक से अधिक पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह, एक से अधिक पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों, योजकों या शब्द वाक्यांशों को हटाकर पास पास बैठाने की जो विधि होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे, समास के नाम से जानेंगे। और वैसे प्रिय विद्यार्थियों, आप समास की परिभाषा साधारण शब्दों में परिचित हो, क्या होती है। देखिएगा, दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये है समास की साधारण परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर लेता हूँ समास के भेद की। समास कितने प्रकार का होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, समास के जो भेद होते हैं, अगर मैं बात करूं समास के भेद की, प्रकार की, तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं कि समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन यूँ पूछ लिया जाए, मूल समास के कितने भेद होते हैं, मूल समास कितने प्रकार का होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर बात कर लेता हूँ समास के भेद की, समास के प्रकार की। समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए, मूल समास के कितने भेद होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ मूल समास। मूल समास के प्रकार या फिर भेद, अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान रखिएगा 4 ही होते हैं। इन पर अपने चर्चा करेंगे। अगर मूल समास की बात आ जाए तो 4 ही होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6।
ये ध्यान रखिए। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। समास का जो अर्थ होता है संक्षेप होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो दो शब्दों से मिलकर बना है सम योग आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। तो मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूँ पास पास बैठाना, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। भेद या प्रकार की बात करूँ समास के तो 6 भेद होते हैं। मूल रूप से समास कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मूल रूप से समास कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ समास के भेद या प्रकार जो कि 6 होते हैं, उन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अपना समास होगा वो होगा अविभाव समास। प्रिय विद्यार्थियों, अपना पहला समास होगा अविभाव समास। अपने उसी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि समास के भेद 6 हैं, जिसमें पहला भाग मैं आपके सामने लेके आया हूं अविभाव समास। ये अपना अविभाव समास है। अब मैं इसकी कुछ बातें बता रहा हूं अविभाव समास की, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिएगा, उदाहरण तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन कुछ अविभाव समास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। मैं चर्चा उन्हीं की कर लेता हूं। मैं समास अपने कर रहे हैं, इससे पहले एक बात और लिख देता हूं कि समास के अंदर एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। प्रिय मित्रों, मेरी बात समझ में आ रही होगी कि समास में उत्तर पद और पूर्व पद भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो पूर्व पद होता है ये होता है पहला पद। पूर्व पद को अपने क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं। और उत्तर पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। समास में पूर्व पद उत्तर पद अगर जहां कहीं भी आए तो ध्यान रखिएगा, पूर्व पद पहला पद, पै से पै, ये ध्यान रखिए लीजिए। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। अब मैं बात कर लेता हूं अविभाव समास की, कुछ इसकी बातें जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। ध्यान रखिएगा, अविभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात। कुछ बातें इसकी लिख देता हूं। अविभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद ये ध्यान रखिएगा। अविभाव समास कर्म की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? नंबर 1। कर्म की दृष्टि से अविभाव समास नंबर 1 है। और इसमें जो पद प्रधान होता है वो कौन सा है? पहला ही पद प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखना है। अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अविभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अविभाव समास का जो पूर्व पद होता है, बात गौर से सुनिएगा, अविभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो कोई उपसर्ग होता है। ये अविभाव समास की सबसे बड़ी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों। अविभाव समास का पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी विशेषता। अविभाव समास का पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप पहचानेंगे कैसे? इससे ही पहचानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी शब्द आपके सामने रख दिया जाए और उसमें उपसर्ग लगा हो तो प्रिय विद्यार्थियों वो शब्द जो है अव्ययभाव समास का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा।
पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद और क्या होता है? उपसर्ग होता है। अगर मैं पूर्व पद की और बात कर लूँ तो क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व पद अविकारी शब्द भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी विशेषता, पूर्व पद और क्या होता है? अविकारी शब्द भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये तीन बातें अव्ययभाव समास की है, गौर कर लीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ, अव्ययभाव समास का जो पूर्व पद होता है, अव्ययभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास का पूर्व पद कोई न कोई अविकारी होता है। और अव्ययभाव समास की एक विशेषता और बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। अव्ययभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने अव्ययभाव समास की चौथी विशेषता रख रहा हूँ। अव्ययभाव समास में क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति। अव्ययभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। देखिए, अव्ययभाव समास की चार विशेषताएं हैं, चारों के चारों एग्जाम्पल उदाहरण परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, वो समास कौन सा होता है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है? ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होता है? अव्ययभाव समास है। क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि वो समास कौन सा होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है? ध्यान रखिएगा, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है प्रिय विद्यार्थियों, वो समास कौन सा होता है जिसका पूर्व पद उपसर्ग या अविकारी होता है? तो कौन सा होगा? अव्ययभाव समास ही होगा। अगर ये चार बातें आपको अच्छी तरह से याद है, आप अव्ययभाव समास को कभी गलत नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल, आपके उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ अव्ययभाव समास के। ध्यान क्या रखना है? पूर्व पद उपसर्ग। अगर आपको ऐसा लगे कि शब्द में उपसर्ग है तो ध्यान रखिएगा अव्ययभाव समास ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं पहला ही शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिएगा। अव्ययभाव समास का आपके सामने मैंने रख दिया बेईमान। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर उपसर्ग है तो ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द बेईमान लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए, ये अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो बे उपसर्ग है, जो उर्दू का उपसर्ग है। मूल शब्द ईमान है, ये भी ध्यान रखिएगा, मूल शब्द ईमान है। तो ध्यान रखिए, बे उपसर्ग है इसमें, ईमान मूल शब्द है, उपसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा है? अव्ययभाव समास ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। बे से संबंधित एक मैं फिर एग्जाम्पल रख देता हूँ आपके सामने। बेहया सुना होगा, बे उपसर्ग है। बेशरम, ये भी बे उपसर्ग है। बेजान, बेजान अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है। बेहिसाब, बेहिसाब ध्यान रखिएगा, अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है। अगर मैं आपके सामने उदाहरण रख देता हूँ प्रत्यक्ष, देखिए मैं फिर उदाहरण रख रहा हूँ आपके सामने। उदाहरण मैंने आपके सामने रखा प्रत्यक्ष। ध्यान रखिएगा, अगर इस शब्द में मैं उपसर्ग की बात करूं तो ध्यान रखिएगा प्रति उपसर्ग है इसमें। कौन सा है? प्रति उपसर्ग है, प्रति, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अव्ययभाव समास चीख चीख के कहता है कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययभाव समास होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रति उपसर्ग है। मूल शब्द अक्षी है, यानी आंखों के सामने, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाए? किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, अव्ययभाव समास का ही उदाहरण होगा, ये ध्यान रखिए। फिर मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूँ आजीवन। देखिएगा, शब्द है आजीवन, इसके अंदर उपसर्ग क्या होगा? आजीवन। देखिए, आ उपसर्ग है इसमें और जीवन मूल शब्द है, जीवन मूल शब्द है। इसमें होता क्या है? अव्ययभाव समास में पहला पद, पूर्व पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बे उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अगर उपसर्ग मिले तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास ही होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये हमेशा आपको ध्यान में रखने वाली बात है। मैं फिर आपके सामने उदाहरण रख देता हूँ, सहपरिवार। देखिएगा, सहपरिवार, देखिए परिवार इसके अंदर मूल शब्द है और उपसर्ग क्या है इसमें, सह उपसर्ग है, सह उपसर्ग है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपके सामने शब्द रख देता हूँ सार्थक, शब्द रख देता हूँ सार्थक, ये देख लीजिए शब्द मैंने लिखा सार्थक, उपसर्ग कौन सा है, सह उपसर्ग है, सह, ये ध्यान रखिएगा। मूल शब्द अर्थक हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, अर्थ सहित। अगर मैं बात करूं समास विग्रह की, तो मैं सभी का एक बार समास विग्रह कर देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बेईमान शब्द था, बिना ईमान के, ये ध्यान रखिएगा। समास विग्रह बता रहा हूं, बेईमान, बिना ईमान के, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, अक्षी के सामने, आजीवन, जीवन पर्यंत, सहपरिवार, परिवार सहित या परिवार के साथ, सार्थक, अर्थ सहित, अर्थ सहित, सहपत्निक, फिर शब्द बता रहा हूँ, सहपत्निक, पत्नी के साथ, पत्नी सहित, ये हो जाएगा, ठीक है। आकंठ, आकंठ, कंठ तक, ये ध्यान रखिए। आजन्म, क्या हो जाएगा, जन्म से हो जाएगा। मैं कुछ और शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे आपने शब्द सुने होंगे यथाशक्ति, यथा शक्ति, या यथा शीघ्र, यथा विधि, यथा समय। ये जो यथा शब्द लग रहा है, ध्यान रखिएगा क्या है, अविकारी शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, अव्ययभाव समास के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब आपके सामने एक बात और रख रहा हूं। अव्ययभाव समास ये कहता है कि मुझ में उपसर्ग होता है। अब सबसे बड़ी विशेषता अव्ययभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना होगा हाथों हाथ, दिनों दिन, ये शब्द सुने होंगे आपने। हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घर घर, घड़ी घड़ी, ये शब्द सुने होंगे आपने। ये शब्द किसके उदाहरण होते हैं, अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए वो शब्द किस में आएगा, अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आएगा, ये ध्यान रखिए। मैं आपके सामने कुछ शब्द रख देता हूँ। पहला शब्द आपके सामने रख देता हूँ, हाथों हाथ। प्रिय विद्यार्थियों, पहला शब्द है हाथों हाथ, ध्यान दीजिएगा, हाथों हाथ। ध्यान रखिए, समास विग्रह तो आपको पता लग गया, समास पता लग गया, अव्ययभाव समास है इसमें, लेकिन समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, तो देख लीजिए, हाथ ही हाथ में। समास विग्रह की बात करूं मैं, हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने शब्द आ जाए दिनों दिन, दिनों दिन, देखो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययभाव समास ही है, तो अगर समास विग्रह की बात करूं तो दिन के बाद दिन हो जाएगा, दिन के बाद दिन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फिर शब्द की पुनरावृत्ति की, घड़ी घड़ी, देखो शब्द की पुनरावृत्ति है, समास विग्रह हो जाएगा। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, ये क्या है, समास विग्रह हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आ जाए रातों रात, रात ही रात में, समास विग्रह हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर शब्द आ जाए लूटम लूट, शब्द सुनिएगा, लूटम लूट, तो समास विग्रह हो जाएगा लूटने के बाद लूट। कानों कान, समास विग्रह हो जाएगा कान ही कान में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शब्दों की पुनरावृत्ति होती है इसमें। इसका पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, पूर्व पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद ही अविकारी शब्द होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक पूरी की पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ समास के भाग नंबर 2 पर, जिसका हम नाम है तत्पुरुष समास। हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अव्ययभाव समास सभी के बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रिय मित्रों, मैं ले चलता हूं आपको तत्पुरुष समास की ओर, और तत्पुरुष समास का कौन सा पद,
ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो तत्पुरुष समास को अब अपने विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, तत्पुरुष समास की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तत्पुरुष समास को किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं बात कर लेता हूं भाग नंबर 2 और समास है अपना तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो मेरे मित्रों, तत्पुरुष समास जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर पद को ही अपने क्या कहते हैं, दूसरा पद कहते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। बात तत्पुरुष समास की चल रही है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास का जब दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास का पहला पद क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बात गौर से सुनने योग्य है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का पूर्व पद क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो होता है संज्ञा या विशेषण। संज्ञा या विशेषण, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे उठ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा भी वो कौन सा समास होता है जिसका पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी परिचित हैं कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं सीधा साधारण भाषा में आपसे पूछता हूँ कि तत्पुरुष समास जो है उसे कारक की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास को कारक की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास को कारक की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सभी कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, कारक की दृष्टि से बात समझ में आ रही होगी। कारक की दृष्टि से इसके 6 भेद होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता और संबोधन कारक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 6 बच गए, 6 जो कारक बच गए वो किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं कारक की दृष्टि से, ठीक है। अपने कर्ता को छोड़ेंगे और कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, समन तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही होगी मेरी, जो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक बात आपके समझ में आ गई होगी कि कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं तत्पुरुष समास के आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं रख देता हूँ गगनचुंबी। शब्द है गगनचुंबी, ये ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास कारक की दृष्टि से होता है, इसीलिए इनमें विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब अपने इनका समास विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्ति का लोप रहता है, ये ध्यान रखिएगा। गगनचुंबी आपके सामने शब्द है, अगर इसका अपने समास विग्रह करेंगे तब विभक्ति लगेगी। जब आपके सामने जो शब्द रखा जाएगा उसमें विभक्ति का लोप रहेगा। जैसे गगनचुंबी, ये ध्यान रखिएगा। गगन को चूमने वाला, ये ध्यान रखिएगा। समास विग्रह क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को
गगनचुंबी, कर्म को। ध्यान रखिएगा, अगर गगनचुंबी आप लोगों से उदाहरण में पूछ लिया जाए तत्पुरुष समास का कौन सा भाग होगा, तो ध्यान रखिएगा कर्ण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कर्म जो तत्पुरुष समास है उसमें को विभक्ति का लोप रहता है। इसी तरह से मैं आपके सामने शब्द रख देता हूं मनोहर। कौन सा शब्द रख देता हूं? मनोहर शब्द रख देता हूं। ये ध्यान रखिएगा, शब्द आपके सामने है मनोहर। ध्यान रखिएगा, जो शब्द आपके सामने रखा जाएगा उसमें विभक्ति का लोप होगा। अगर मैं इसको समास विग्रह की बात करूं तो मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ये ध्यान रखिएगा, को विभक्ति का लोप है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल गिरह कट, गिरह कट। प्रिय विद्यार्थियों, गिरह जो होती है वो जेब को कहते हैं, पॉकेट को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समास विग्रह हो जाएगा गिरह को काटने वाला। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से शब्द आ जाए कमर तोड़, कमर तोड़, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो समास विग्रह करेंगे कमर तोड़ का, कमर को तोड़ने वाला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं पहला भाग जो है तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। धनुर्धर शब्द आपके सामने रख देता हूँ, धनुर्धर। देखिएगा, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनुष को धारण करने वाला, धनुष को धारण करने वाला। इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल रख देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा नगर सेठ, नगर सेठ। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नगर का सेठ। क्या हो जाएगा? नगर का सेठ हो जाएगा, नगर का सेठ, ये ध्यान रखिएगा। सोचिएगा, का विभक्ति कहाँ होती है, ये ध्यान रखिएगा। समन तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप रहता है, ध्यान रखिएगा। नगर सेठ में समन तत्पुरुष समास होगा। अगर गहराई पूछे तो यहाँ तक जाएगा, अन्यथा जो ये सीधे सीधे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये तत्पुरुष समास के उदाहरण ही है, ये आपको पता होना चाहिए, समास विग्रह आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मैं शब्द आपके सामने रख देता हूँ ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ये ध्यान रखिए समन तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। इसी तरह से शब्द आपके सामने रख देता हूँ राजमाता। शब्द आपके सामने है राजमाता। जब अपने इसका आप समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा की माता। क्या हो जाएगा? राजा की माता, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से शब्द रख देता हूँ नरबली, नर बलि। समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? नर की बलि। अपने कर क्या रहे हैं? तत्पुरुष समास कर रहे हैं, नर की बलि हो जाएगा। समन तत्पुरुष समास ही है इसमें भी, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने रख देता हूँ घुड़सवार। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द आपके सामने रख रहा हूँ घुड़सवार। अगर इसका अपने समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। अगर तत्पुरुष समास के आगे के भेद की बात करूं कि ये किसका पार्ट है घुड़सवार, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का भाग है। अधिकरण तत्पुरुष समास में में और पर विभक्ति का लोप रहता है, तो घोड़े पर सवार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने एक शब्द रख देता हूँ हरफन मोला। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द गौर करने योग्य है, हरफन मोला। यहां रख देता हूं हरफन मोला। हरफन मोला। अगर इसका अपने जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा हरफन में मोला, हरफन में मोला। देखिए में और पर किस में होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में होता है। हरफन मोला, हरफन होती है कला, हरफन का शाब्दिक अर्थ कला होता है। मोला इसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं, उर्दू का शब्द है ये ध्यान रखिएगा। हरफन का क्या होगा? कला। मोला का क्या होगा? उस्ताद, ये ध्यान रखिएगा। हरफन में कला, हरफन में हरफन मोला, कला में उस्ताद, क्यों हो जाएगा? हरफन में मोला भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने और रख देता हूँ, जैसे रणवीर, ये ध्यान रखिएगा। शब्द फिर रख रहा हूँ आपके सामने, रणवीर। रण में वीर, रण में वीर, विभक्ति क्या लगी? में लगी। अधिकरण तत्पुरुष समास में में और पर का प्रयोग होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या कर रहे हैं? तत्पुरुष समास कर रहे हैं अपने, ये मेरी बात आप ध्यान रखिएगा। अपने कौन सी कर रहे हैं? तत्पुरुष समास कर रहे हैं।
प्रिय विद्यार्थियों कुछ और शब्द रख देता हूँ, जैसे सौर मंडल। शब्द आपके सामने सौर मंडल, क्या हो जाएगा? शौर का मंडल। ये जो सौर शब्द है, सौर शब्द है, इसका अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था अपना तत्पुरुष समास। अब अपने पढ़ेंगे कर्मधारय समास। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब अपने पढ़ेंगे कर्मधारय समास। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आशा है। देखिएगा अपने समास के भाग नंबर 3 पर हैं। अब समास का भाग नंबर 3, जिसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। देखिएगा जो कर्मधारय समास है उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा जो कर्मधारय समास है इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। ये पता होना चाहिए आपको, कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। प्रिय विद्यार्थियों उत्तर पद को ही अपने क्या कहते हैं? दूसरा पद कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सबसे बड़ी विशेषता कर्मधारय समास की, नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूँ कर्मधारय समास की, क्या है? दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ये बात पिछली बार पटवार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता नोट कर लीजिएगा। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा में यही पूछा गया था पिछले बार पटवार के अंदर, वो कौन सा समास होता है जिसमें पदों के बीच विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है, ये ध्यान रखिएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी। मैं चर्चा कर लेता हूँ विशेषण क्या होता है, क्योंकि अभी अभी अपने 4 शब्द अपने सामने आए हैं। देखिए वो 4 शब्द आए कौन से, ये ध्यान रखिए। एक शब्द आया अपने सामने विशेषण, क्योंकि कर्मधारय समास में किनका वर्णन बात आई है? विशेषण की बात आई है। दूसरा शब्द क्या था? दूसरा शब्द था विशेष्य। गौर से देखिएगा, मैंने कर्मधारय समास के अंदर आपको बताया कि इनके पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। मैं 4 शब्द यहीं पर रख देता हूँ, उपमेय और उपमान। देखिएगा कर्मधारय समास को करने से पहले अपने इन 4 को जानना बेहद जरूरी है। जब अपने इन 4 को जान लेंगे तब हम क्या करेंगे? कर्मधारय समास के उदाहरणों की ओर बढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि विशेषण किसे कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों विशेषण से आप शायद परिचित होंगे कि विशेषण किसे कहा जाता है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपके सामने कोई शब्द रख देता हूँ, संज्ञा का शब्द रखता हूँ प्रिय विद्यार्थियों मैं आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने संज्ञा का शब्द रख दिया घोड़ा। प्रिय विद्यार्थियों परिचित हो ना संज्ञा से? शब्द रखा घोड़ा। देखिए घोड़ा की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अगर इसकी विशेषता बताने के लिए मैं इसके हिसाब से एक शब्द रख देता हूँ और वो शब्द रख देता हूँ काला। शब्द रख देता हूँ काला, काला घोड़ा। ध्यान दीजिएगा संज्ञा क्या है? घोड़ा है। घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा है? काला शब्द बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये काला क्या है? ये काला होगा विशेषण। बात समझ में आ रही होगी मेरी। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं।
बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो बात कर लेता हूँ विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। देखिए विशेषण क्या होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। देखिए काला घोड़ा, देखिए संज्ञा क्या है, घोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। और घोड़े की विशेषता किस शब्द ने बताई, काला ने बताई। काला क्या हुआ, विशेषण हुआ। काला है कौन, काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा, विशेष्य होगा। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा है विशेष्य। बात समझ में आ गई होगी प्रिय विद्यार्थियों मेरी। घोड़ा क्या है, विशेष्य है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेता हूँ उपमेय और उपमान की। ये किस बला का नाम है, उपमेय उपमान, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेता हूँ उपमेय की। उपमेय में देखिएगा, नोट कर लें बात को। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे हम किस नाम से जानेंगे, उपमेय के नाम से जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी तुलना की जाए, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी तुलना की जाए उसे हम किस नाम से जानेंगे, उपमेय के नाम से जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा। और उपमान जिससे तुलना की जाए, बात मेरी समझ रहे होंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमान होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे राधा गीता के समान सुंदर है। देखिए मैं लिख देता हूँ, राधा गीता के समान सुंदर है। देखिए इसमें अपने जानेंगे कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, ये जानना है अपने को। राधा गीता के समान सुंदर है। उपमेय क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। राधा गीता के समान सुंदर है। प्रिय विद्यार्थियों, तुलना हो किसकी रही है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय के नाम से जानते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय के नाम से जानते हैं। राधा गीता के समान सुंदर है। किसकी तुलना हो रही है, राधा की। राधा क्या है, उपमेय है। बात मेरी समझ गए होंगे। राधा क्या है, उपमेय है। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होगा, उपमान होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी प्रिय विद्यार्थियों। ये था क्रमधारय समास। इसके जो उदाहरण हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत।